अच्छा जी, हमने अभी पिछली स्लाइड में हमने सीखा कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है। एटॉमिक साइज़ हमने एटॉमिक रेडियस के लिहाज से देखा, और देन हमने देखा कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। देन हमने देखा कि मेजर कैसे किया जा सकता है, उसका ट्रेंड भी हमने देखा टेबल के अंदर। अभी हम डिस्कस करते हैं आयनिक रेडियस के बारे में। हमने कहा था ना कि एटम के साइज़ को हम लोग एटॉमिक रेडियस के फॉर्म में भी मेजर करते होते हैं, आयनिक रेडियस के फॉर्म में भी और कोवलेंट रेडियस के फॉर्म में भी। एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस और कोवलेंट रेडियस के फॉर्म में हम लोग एटम के साइज़ को मेजर करते होते हैं, डिपेंड अपॉन कि हम कहाँ पर एटम का साइज़ मेजर कर रहे हैं। अच्छा, अगर आपके पास कोई बेटा भी कंपाउंड है, वो आयनिक है, लाइक NaCl हो गया, हमारे पास KCl हो गया, ठीक है। अब इसमें जो आप पोटाशियम का साइज़ फाइंड करोगे वो तो इन द फॉर्म ऑफ आयन होगा, क्योंकि अब इस कंपाउंड में तो पोटाशियम के पॉजिटिव की फॉर्म में मौजूद होगा, ठीक है। तो इस आयनिक कंपाउंड के अंदर जब आप पोटाशियम का रेडियस मालूम करोगे ना, ठीक है, एक आयन का जो रेडियस होता है बेटा, आयन का रेडियस, तो उस रेडियस को हम लोग आयनिक रेडियस कहते थे। सिंपल, द रेडियस ऑफ एन आयन वाइल कंसिडरिंग इट टू बी स्फेरिकल। जैसे आप लोगों ने कहा था ना कि एटम को भी अगर आप स्फेरिकल कंसिडर करो तो न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल के दरमियान जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड अ रेडियस। इसी लिहाज से आयनिक रेडियस कहते होते हैं सिंपली रेडियस ऑफ एन आयन। एक आयन का जो रेडियस होता है ना, आप आयनिक कंपाउंड में अगर मैं बात करूँ सोडियम की Cl की, पोटाशियम की Cl की, और भी जो आयनिक कंपाउंड है, उन कंपाउंड में ये जो एटम्स होंगे, अब ये एटम तो इन द फॉर्म ऑफ आयन मौजूद होते हैं, तो इन आयन्स का जो रेडियस होगा, लेट्स सपोज अगर आपने शर्त क्या है कि आपने इनको भी स्फेरिकल कंसिडर करना है, तो इनको स्फेरिकल कंसिडर करते हुए जो न्यूक्लियस से इनके आउटर मोस्ट शेल के दरमियान जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी आयनिक रेडियस, ठीक है। रेडियस ऑफ आयन इज कॉल्ड आयनिक रेडियस जब हम उसको स्फेरिकल कंसिडर करेंगे तो। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब आयन हमारे पास दो तरह के होते हैं बेटा, एक हमारे पास होता है केटाइन और एक हमारे पास होता है एनाइन, ठीक है। केटाइन हमारे पास बोलते होते हैं पॉजिटिव आयन को, और एनाइन बोलते होते हैं हमारे पास नेगेटिव आयन को। अब बात करते हैं केटाइन कैसे बनता है, एनाइन कैसे बनता है। आप एटम को फिलहाल दिमाग से निकाल दो, ठीक है। जब एक एटम बेटा अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है तो हम जानते हैं कि वो हमारे पास केटाइन बन जाता है। पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है ना, यहाँ पर अगर न्यूट्रल है तो एक सेकंड ब्लर होगी इसकी, न्यूट्रल है तो मतलब इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर है, मतलब 11 प्रोटॉन है तो 11 इलेक्ट्रॉन है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल करता है, एटम हमारे पास न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो पहले 11 प्रोटॉन थे, अभी भी 11 प्रोटॉन है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो सोडियम के ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन हो तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो मतलब केटाइन कैसे बनता है, जब उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, ठीक है। और एनाइन कैसे बनता है, Cl है हमारे पास, लेट्स सपोज उसके पास 19 प्रोटॉन है तो 19 इलेक्ट्रॉन होंगे तो न्यूट्रल होगा। लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर ले, पकड़ ले, तो पहले उसके पास 19 इलेक्ट्रॉन थे, 19 प्रोटॉन थे तो न्यूट्रल था, अब उसने एक और इलेक्ट्रॉन जमा कर लिया तो अब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, हम बोलते हैं इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी आ जाएगा विच इज़ नेगेटिव चार्ज। क्लियर। मीन केटाइन बनता है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन और एनाइन बनता है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब इनके साइजेस की बात करते हैं। रेडियस हमने समझ लिया कि इसका जो रेडियस होगा दैट विल बी आयनिक रेडियस। क्लियर। अच्छा, अब बात करते हैं, कहते हैं ये जो केटाइन होता है इसका रेडियस हमेशा अपने पेरेंट एटम से, देखो ना ये इस सोडियम एटम से बना है, इसका रेडियस, केटाइन का रेडियस हमेशा अपने पेरेंट एटम से स्मॉल होता है। क्यों होता है वो डिस्कस करते हैं। और एनाइन का रेडियस हमेशा अपने पेरेंट एटम से ज़्यादा होता है। ये बात अपने पल्ले से बांध लो, 2 नंबर का शार्ट भी आता होता है, वो रीज़न मांगता है, मैं रीज़न अभी बताता हूँ लोगों को। साइज ऑफ केटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम एंड द साइज ऑफ एनाइन इज ऑलवेज लार्जर देन इट्स पेरेंट एटम। वाई, ये रीज़न पूछता होता है, तो रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अब हमने भी पढ़ा कि केटाइन कैसे बनता है, बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेट्स सपोज बेटा बात करता हूँ, मेरे पास एक न्यूक्लियस है, सोडियम की बात करते हैं, उसके पास 11 प्रोटॉन है, ठीक है, 11 प्रोटॉन है, और उसके सराउंडिंग में बेटा 11 ही इलेक्ट्रॉन है जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। उसके पास 3 शेल होते हैं बेटा। सोडियम की बात करता हूँ, सोडियम के केस थोड़ा सा डिफरेंट है। आप इसमें तो आप लोगों को आसानी समझ में आ जाएगा कि साइज़ क्या है। 2 इसमें होंगे, 8 इसमें होंगे, 10 होंगे, और एक होता है आउटर शेल के अंदर, ठीक है।
अब जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब उसका ये इलेक्ट्रॉन जब चला जाएगा तो इसका ये शेल भी ख़त्म हो जाएगा। 3 शेल थे ना, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 था। ठीक है, पहले में 2 हो गए, दूसरे में 8 हो गए। जब अपना ये इलेक्ट्रॉन ये निकाल देगा तो इसका एक शेल भी, फॉर द केस ऑफ सोडियम बात कर रहा हूँ, इसका ये शेल भी ख़त्म हो जाएगा। शेल ख़त्म हो जाएगा, इसके पास पहले 3 शेल थे, अभी 2 शेल हो जाएंगे। बात समझ में आई है? जब 2 शेल होंगे तो डेफिनेटली उसका साइज़ भी कम हो जाएगा। 3 शेल से 2 शेल में जा रहा है, साइज़ कम हो गया हमारे पास। एक ये रीज़न होती है कि केटाइन का साइज़ अपने पेरेंट एटम से कम क्यों होता है, क्योंकि जब वो बाज़ ऐसे एटम, जैसे पहले ग्रुप की बात कर लो, बाज़ पहले ग्रुप में जितने भी एटम्स हैं ना, जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं ना, तो असल में वो अपना एक शेल पूरा लूज़ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो डेफिनेटली शेल भी चला जाएगा, एक शेल कम होगा तो डेफिनेटली उसका साइज़ भी कम हो जाएगा। एक तो ये रीज़न होगी। ये सब के लिए नहीं होती, ये सिर्फ उन एटम के लिए होती है जिनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गया तो वो शेल चला गया पूरा। अच्छा, लेकिन जिन एटम में आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन ना हो, ज़्यादा हो, जो कि बाकी सब मेंबर्स में होते हैं, ठीक, उनका क्या सीन होता है? अगर देखो, पहले 11 प्रोटॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन हमारे पास, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो न्यूक्लियस का होल्ड होता है सम स्पेसिफिक, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी मर्जी से खींच के रख के अपने पास रखता है। ठीक है, लेकिन जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो उसकी प्रोटॉन, पहले 11 प्रोटॉन थे, लेट्स सपोज जिसमें थे 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन थे, तो उनमें सम स्पेसिफिक अट्रैक्शन थी, तो एक क्लाउड सा बना हुआ था, साइज स्पेसिफिक था। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, प्रोटॉन पूरे ही हैं, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तभी तो केटाइन बनते हैं ना। केटाइन हमने बात की, साइज कम होता है, क्यों होता है वो डिस्कस कर रहे हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो मतलब न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ बढ़ गई, पॉजिटिव चार्ज, वो डेफिनेटली उस लिहाज से नहीं बढ़ी, हम कहते हैं कि बढ़ गया है, लेकिन दूसरी चीज़ कम होगी ना। इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो प्रोटॉन का इफेक्टिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। जब प्रोटॉन का चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएंगे, तो न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा हो गया, तो वो ज़ोर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। जब उसको तरफ खींचेगा तो डेफिनेटली साइज़ कम हो जाएगा। बात पहले पढ़ी है कि बाई लूजिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है। न्यूक्लियर का चार्ज जब भी ज़्यादा होगा तो साइज़ हमने पढ़ा था कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर का चार्ज ज़्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को खींच के अपने पास ले आएगा। क्लियर होगी बात? तो अब समझ में आई कि न्यूक्लियर, जब एक केटाइन बनता है तो केटाइन का साइज़ क्यों बढ़ता होता है, सॉरी, केटाइन का साइज़ क्यों कम होता है? ड्यू टू ग्रेट, क्या कहते हैं कि ड्यू टू इंक्रीमेंट इन दी न्यूक्लियर चार्ज। इलेक्ट्रॉन के लूज होने से न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ जाता था। देखो ना, पहले दोनों बराबर थे, लेकिन अब न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ गया। न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा तो ये रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को ज़ोर से अपनी तरफ खींचेगा, उसका साइज़ कम हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ, लाइक जैसे मेरे पास मैग्नीशियम है, वो +2 होता है, कैल्शियम +2 होता है। मैंने पहले ये 10 थे, अब मैंने एक को इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, प्रोटॉन 11 ही के 11 ही है। अब पहले 11 को खींच रहा था तो स्पेसिफिक डिस्टेंस था, ठीक है। अब 10 को खींच रहा है, उनको करीब ले आया है, ऐसी बात है। अब एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब ये पहले Mg+1 था, अब Mg+2 हो गया। जब +2 होगा बेटा, 2 निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, तो अब क्या मेरे पास न्यूक्लियस का चार्ज और नहीं बढ़ गया? पहले 11 की रेशो थी, फिर 11, अब 11 9 की होगी। मतलब अब 11 जो बाकी 9 होंगे, न्यूक्लियस उनको और ज़ोर से खींचेगा, उसका साइज़ का बेटा और कम नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, क्योंकि न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ता जाएगा। जब न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ता जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन को और खींच के अपने पास ले आएगा। मीन जितना जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियस का साइज और एटम का साइज कम होता जाएगा। क्यों कम होता जाएगा? ड्यू टू इंक्रीमेंट इन दी न्यूक्लियर अट्रैक्शन। क्लियर होगी बात? अब ये पॉइंट एक्सप्लेन कर लोगे कि क्या नाम है कि जब एक केटाइन बनता है, पॉजिटिव चार्ज बनता है, तो एटम का साइज कम हो जाता है। क्यों कम होता है? ड्यू टू ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर होगी बात? अगर +1 चार्ज है तो साइज कम होगा, +2 है तो और कम हो जाएगा, +3 है तो और कम हो जाएगा। जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, साइज उतना कम होता जाएगा। पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना मतलब न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ना, न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ना मतलब दूर वाले इलेक्ट्रॉन को खींच के अपने पास लेना। जब दूर वाले इलेक्ट्रॉन पास आएंगे तो साइज डेफिनेटली कम हो जाएगा। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, ये तो न्यूक्लियस चार्ज की बढ़ोतरी होगी। अब बात करते हैं A9 की, कि A9 का साइज ज़्यादा क्यों होता है, वो बात कर लेते हैं। पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे, प्रोटॉन थे, फिर 11 ही इलेक्ट्रॉन थे, तो एटम न्यूट्रल था हमारे पास। क्लोरीन की बात कर लो, 19 प्रोटॉन हो, 19 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो न्यूट्रल होता है। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन पे कैच कर ले, 11 प्रोटॉन हो लेकिन 12 इलेक्ट्रॉन हो जाए, एक कैच करेगा तभी तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा ना, ठीक है। तो A9 में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, न्यूक्लियस का होल्ड देखो कम होता जा रहा है। इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से न्यूक्लियस का होल्ड सेम ही है, मतलब पहले 11 थी, अब 11 12 होगी।
इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, न्यूक्लियस का होल्ड, जब भी न्यूक्लियस का होल्ड कम होगा तो हम जानते हैं कि साइज़ बढ़ेगा। न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा होता था तो साइज़ कम होता था, अब न्यूक्लियस का होल्ड कम हो रहा है तो साइज़ को बढ़ना चाहिए। एक ये चीज़ है, न्यूक्लियस का होल्ड कम हो जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब भी बेटा एक किसी एटम में इलेक्ट्रॉन शामिल होते हैं ना, पहले ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, अब आपने न्यू इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्लेस करना है बेटा। जब न्यू इलेक्ट्रॉन को प्लेस किया जाएगा ना तो उसको पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन फेस करनी पड़ेगी, है ना। पहले से इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद होंगे ना, जब न्यू ऐड करोगे ये इलेक्ट्रॉन नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को कभी वेलकम नहीं करेगा। ये तो न्यूक्लियस की मोहब्बत की वजह से वो यहाँ पर आया था, लेकिन जो बाकी इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो उसको रिपेल करेंगे। जब रिपेल करेंगे तो ये कभी भी इनके पास नहीं घूमेगा, बल्कि वो यहाँ घूमने की बजाय यहाँ घूमेगा। बात पहले पढ़िए, पहले अगर उसका साइज ये था तो न्यू इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से उसका साइज थोड़ा बढ़ जाएगा। किस वजह से? एक तो न्यूक्लियस का चार्ज कम होगा, दूसरा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से। क्लियर होगी बात कि हमारे पास जो नेगेटिव आयन्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो उनका साइज़ भी बढ़ जाता था। क्यों बढ़ता है? इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से न्यूक्लियस का होल्ड कम हो जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन की वजह से साइज़ बढ़ता जाता है। मोर द नेगेटिव साइन, मोर द रिपल्शन, लेस द न्यूक्लियर चार्ज एंड ग्रेटर द साइज़। अब बात समझ में आई कि केटाइन का साइज़ एटम से क्यों कम होता है? ड्यू टू ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज। और कभी कभार तो शेल भी कम हो जाते हैं, जैसे मैंने सोडियम की बात की, एक शेल भी वहाँ से गायब हो जाता है इलेक्ट्रॉन के जाने से। और नेगेटिव आयन का हमारे पास जो होता है वो साइज़ क्यों बड़ा होता है अपने पेरेंट एटम से, उसकी रीज़न हमने बात की कि नेगेटिव आयन जो होते हैं जब उनमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो वो एक तो न्यूक्लियस का होल्ड कम हो जाता है वहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के जैसे दूर मूव कर जाते हैं। और जैसे सोडियम के केस में इलेक्ट्रॉन एक शेल रिमूव हुआ था ना, तो बाज़ केसेस में एक नया शेल आ भी तो सकता है ना। शेल कम्प्लीटली फिल्ड है, आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो उसको फिर न्यू शेल देना पड़ेगा। जैसे बात करता हूँ हीलियम की, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिल है, अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना है तो उसको फिर न्यू शेल देना पड़ेगा। देखो पहले इतना साइज़ था, अब नया शेल देना पड़ गया तो उसका साइज़ बढ़ गया। ये रीज़न भी होती है उसकी। क्लियर हुई बात कि केटाइन का साइज़ स्मॉल क्यों होता है और एनाइन का साइज़ लार्ज क्यों होता है। इसी तरीके से जब केटाइन +1 होगा तो साइज़ कम है, +2 और कम हो जाए, +3 और कम हो जाएगी, क्योंकि ये फिनोमेनन बढ़ते जाएंगे, न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ता जाएगा। क्लियर? अच्छा जी, इसके बाद बात आती है कि ये जो होते हैं ना इनकी वेरिएशन अलोंग द पीरियड एंड ग्रुप, ये बिल्कुल बेटा सेम है जैसे आप लोगों ने बात नहीं की थी एटॉमिक रेडियस के बारे में। अगर एटॉमिक रेडियस की बात की जाए ना कि टॉप टू बॉटम बढ़ता है और लेफ़्ट राइट कम होता है, वैसे ही आयनिक रेडियस भी ना टॉप टू बॉटम बढ़ता जाता है और लेफ़्ट टू राइट कम होता जाता है। क्लियर होगी बात? लेकिन अब एटॉमिक आयनिक रेडियस जो होता है ना, अब सब एटम जो होंगे वो सब पॉजिटिव नहीं बनाएंगे, सब एटम नेगेटिव नहीं बनाएंगे। जो बेटा पहले 4 ग्रुप है ना, फर्स्ट ए से लेकर 4A तक ये पॉजिटिव बनाते हैं और 5th A से लेकर 7th A तक वो नेगेटिव बनाते हैं। ठीक है, तो पहले से लेकर 4 तक साइज़ बढ़ता जाता है, कम होता जाता है। इसी तरीके से 5th से लेकर 7 तक ये यहाँ से लेकर ना यहाँ तक नेगेटिव साइज़ कम होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉजिटिव साइन कम होगा। क्लियर? दूसरी बात की जाए तो पॉजिटिव जो होती हैं वो मेटल्स बनाती हैं, तो टॉप टू बॉटम पॉजिटिव आयन बढ़ता जाएगा फॉर मेटल्स और लेफ़्ट टू राइट पॉजिटिव आयन कम होता जाएगा फॉर मेटल्स। और नेगेटिव आयन्स टॉप टू बॉटम बढ़ता जाएगा फॉर नॉन मेटल्स और लेफ़्ट टू राइट कम होता जाएगा फॉर नॉन मेटल्स। क्लियर होगी बात? अब ऐसा नहीं कि पूरे पीरियड में यहाँ पे आपने पूरी बात कर देनी है, पूरे ग्रुप में बात करनी है, बस ये कहना है कि जो एटम पॉजिटिव बनाते हैं उनका ट्रेंड पीरियड में वैसा ही जैसे एटम का ट्रेंड होता है। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, अब इसकी बात करते हैं कि ये कैसे मेजर किया जाता है। इसके ऊपर पॉलिंग ने काम किया था आयनिक रेडियस के ऊपर। आप लोगों ने भी क्रिस्टल पढ़े थे ना 4th चैप्टर में, आयनिक सॉलिड पढ़ा था। तो आयनिक सॉलिड में हमारे पास पॉजिटिव केटाइन होता है और नेगेटिव एनाइन होता है, ऐसी बात है ना। अब उनके दरमियान डिस्टेंस को हम लोग एक्सरे के ज़रिए मालूम कर सकते हैं, पॉलिंग ने मालूम किया था। अब उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा आप लोग उसको आयनिक बॉन्ड लेंथ कह सकते हो। अगर मैं उसको R से रिप्रेजेंट करूँ, R इज़ द बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन 2 आयन्स। ठीक है, अब ये किसके बराबर होगा? जैसे मैंने पहले बात की थी, इस पोटाशियम का रेडियस प्लस इस क्लोरीन का रेडियस, इन दोनों को सम करूँ तो मेरे पास ये R आ जाएगा, मतलब ये बॉन्ड की लेंथ आ जाएगी। ये तो हम लोग एक्सरे के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। तो पॉलिंग ने जब ये मालूम की ना R, तो उसने देखा कि जो डिस्टेंस था दोनों आयन के दरमियान, ये पोटाशियम R पॉजिटिव का रेडियस प्लस R नेगेटिव, R पॉजिटिव फॉर द रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन, R नेगेटिव इज फॉर द रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन, कहते हैं उन दोनों को सम करो तो इसका रेडियस बनता था।
ठीक है। पोटाशियम का बेटा रेडियस बनता है 133 पिकोमीटर, और हमारे पास जो बनता है क्लोरीन का वो हमारे पास बनता है 181 पिकोमीटर। ठीक है, दोनों को सम करो, हमारे पास ये आंसर आता है 314 पिकोमीटर। पॉलिंग ने जब रेडियस मालूम किया ना, सॉरी डिस्टेंस मालूम किया, आर मालूम किया बिटवीन दीज टू आयन एक्सरे के जरिए, तो वो हमारे पास आया 314 पिकोमीटर, जो कि बराबर था इन दोनों के सम के। तो उसने कह दिया कि जो आर बॉन्ड लेंथ होती है दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन प्लस रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन। दोनों के रेडियस को सम करो, हमारे पास दोनों के दरमियान डिस्टेंस आ जाता है। तो मीन्स क्या, एक्सरे के जरिए आप लोग डिस्टेंस मालूम कर सकते हो, तो आर पॉजिटिव आर नेगेटिव आप लोग निकाल सकते हो। लेट्स सपोज पोटाशियम और Cl का आप लोगों को पता चल गया 133 और 181 है। आप इसके ज़रिए बाकी पोटाशियम के साल्ट का मालूम कर सकते हो, KBr का मालूम कर सकते हो, KF का मालूम कर सकते हो, और की बात कर लो KI का मालूम कर सकते हो। जितने भी पोटाशियम के साल्ट है ना, आप उनमें पोटाशियम का तो पता है ना 133 है, आप आयोडीन का मालूम कर सकते हो, फ्लोरीन का मालूम कर सकते हो। कैसे मालूम कर सकते हो, आर जो कि डिस्टेंस है वो तो हम लोग मालूम कर सकते हैं बाय एक्सरे, इज इक्वल टू आर पॉजिटिव जो कि पोटाशियम में हमें मालूम है 133 होता है आर, प्लस आर नेगेटिव आप जो भी है आप मालूम कर सकते हो। कैसे, आर एक्सरे के जरिए हमने मालूम कर लिया, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक्स आ गया, तो आपने आर नेगेटिव मालूम करना है, आप एक्स के अंदर से 133 को माइनस कर दो, आपके पास आर नेगेटिव आ जाएगा। तो पॉलिंग ने इसी मेथड को यूज़ करते हुए बहुत सारे पोटाशियम के साल्ट्स का जो है ना वो रेडियस मालूम कर लिया था। क्लियर होगी बात, इस तरीके से बाकी साल्ट्स का रेडियस मालूम किया जा सकता है। क्लियर हो गया, अच्छा जी। इसके बाद ना हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है कोवलेंट रेडियाई। अब कोवलेंट रेडियाई क्या चीज़ होती है, आयनिक रेडियस था हमारे पास, रेडियस ऑफ एन आयन। कोवलेंट रेडियाई क्या चीज़ होती है, मैं सीधी एग्जांपल से आपको बात समझाता हूँ, बुक वाली डेफिनेशन हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। बेटा हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जो कि सिमिलर एटम से बना हुआ है, कोवलेंट रेडियाई कहते हैं। ये जो कोवलेंट बॉन्ड होता है बिटवीन टू सिमिलर एटम जो कि मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, इस बॉन्ड की जो हाफ लेंथ होती है ना बेटा, जो हम अभी तक डिस्कस कर रहे हैं, दैट हाफ लेंथ इज कॉल्ड अ कोवलेंट रेडियाई। बात पहले पढ़िए, दो सिमिलर एटम के दरमियान जो बॉन्ड का डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस का जो हाफ होता है ना, दैट इज द रेडियस, कोवलेंट रेडियस ऑफ दिस एटम, एंड दैट हाफ डिस्टेंस इज द कोवलेंट रेडियस ऑफ दिस एटम। शर्त क्या है, दोनों सिमिलर एटम हो, सिंगल बॉन्ड हो वहाँ पर, और कोवलेंट बॉन्ड हो वहाँ पर। क्लियर हुई बात। तो मैं अभी बुक के लिहाज से डिफाइन करता हूँ, कोवलेंट रेडियाई दैट इज सिंपली अ हाफ ऑफ द सिंगल बॉन्ड लेंथ between two similar atom bonded to form a molecule। बात पहले पढ़िए, एक दो सिमिलर एटम हो हमारे पास, लेट्स सपोज ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, उनके दरमियान जो ये बॉन्ड लेंथ होती है, इस बॉन्ड लेंथ का जो हाफ होता है, दैट हाफ इज कॉल्ड अ कोवलेंट रेडियाई। क्लियर होगी बात। लेट्स सपोज बात की जाए हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का जो हमारे पास ये बॉन्ड लेंथ होती है ये वाली, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 75.4 पिकोमीटर थी, इसका हाफ कितना होगा हमारे पास 37.7 पिकोमीटर, ऐसी बात है ना, ठीक है। तो ये उम्मीद आप लोग क्लियर होगी। अब 37.7 ये बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ का हाफ हमारे पास क्या है 37.7, दैट इज द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्लियर होगी बात। अच्छा, आप इस रेडियस को यूज़ करते हुए आप लोग दूसरे एटम्स का कोवलेंट रेडियाई भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, जैसे मुझे पता है हाइड्रोजन का 37.7 है, जैसे HCl की बात कर लो, एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, अगर आपको HCl की बॉन्ड लेंथ पता चल जाए, ये पता चल जाए, लेट्स सपोज ये बॉन्ड लेंथ हमारे पास 200 है, ठीक है, तो 200 में से हाफ तो होगा, या 200 में से मुझे पता है हाइड्रोजन की कितना रेडियस है, दैट इज इक्वल टू 37.7। अगर मैं 200 में से 37.7 हाइड्रोजन की माइनस कर दूँ तो पीछे जो बचेगा हमारे पास दैट विल बी द रेडियस ऑफ क्लोरीन। बात पहले पढ़िए। तो हम लोग कोवलेंट रेडियस एक एटम के लिहाज से दूसरे एटम का फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से जो क्लोरीन होगा हमारे पास सिमिलर, ठीक है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी, क्लोरीन सिमिलर एटम है ना, इनके दरमियान बॉन्ड लेंथ होगी, उसका हाफ करो, दैट हाफ विल बी द रेडियस ऑफ दिस एटम एंड रेडियस ऑफ दिस एटम। क्लियर हुई बात। ये था हमारे पास कोवलेंट रेडियस, जो कि हमारे पास था दैट कोवलेंट रेडियस विच इज़ द हाफ ऑफ द सिंगल बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू सिमिलर एटम विच आर बॉन्डेड टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल।
एक कोवलेंट मॉलिक्यूल के दरमियान जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी हाफ बॉन्ड लेंथ को हम लोग कोवलेंट रेडियस कहते हैं। क्लियर होगी बात। ये थे हमारे पास रेडियाई डिफरेंट टाइप्स के। इसके बाद हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी डिस्कस करते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को वो डिस्कस करते हैं।